दिस इज रविनाथ, प्रवक्ता विद्युत फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग की। तो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग बात करने से पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कर लेते हैं। सिंपलेस्ट से चलते हैं, व्हाट इज क्वाइल। तो सबसे सिंपल क्वाइल होता है जो दो कंडक्टर का टर्न होता है। टर्न है, इसको हम बोलते हैं टर्न क्वाइल। यह सिंगल टर्न क्वाइल है विच इज टर्मिनेटिंग ऑन कम्यूटेटर सेगमेंट। जनरली क्वाइल सिंगल टर्न नहीं होता है, क्वाइल मल्टी टर्न होता है। तो मल्टी टर्न क्वाइल कुछ इस तरह का होगा। देयर विल बी मेनी टर्न इन अ सिंगल क्वाइल। एक ही क्वाइल में बहुत सारे टर्न होंगे। जैसे इस क्वाइल की हम बात करें तो इसमें 3 टर्न हैं और फिर ये टर्मिनेट होगा कम्यूटेटर सेगमेंट पे। मल्टी टर्न क्वाइल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है ये है, इसका मतलब ये मल्टी टर्न क्वाइल है। सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग मल्टी टर्न क्वाइल। बेसिक बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्वाइल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी में बात आती है पोल पिच की। तो पोल पिच होता है नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। इसका सिंबल है YP। इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं कि नंबर ऑफ आर्मेचर दी आर्मेचर पेरिफेरी डिवाइडेड इनटू टोटल नंबर ऑफ पोल्स। इसको बोलते हैं पोल पिच। अगला हमारा क्वाइल का स्पेसिफिकेशन है, वाइंडिंग का स्पेसिफिकेशन है क्वाइल स्पैन। क्वाइल स्पैन को हम रिप्रेजेंट करते हैं YCS से। क्वाइल स्पैन क्या होता है? क्वाइल स्पैन होता है दो क्वाइल के बीच में जो आर्मेचर का पेरिफेरी का डिस्टेंस है या स्लॉट है आर्मेचर का, उसको हम बोलते हैं क्वाइल स्पैन। तो डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी और आर्मेचर स्लॉट between two sides of a coil। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि YCS इज इक्वल टू YP है, तो ये फुल पिच वाइंडिंग है, और YCS इज लेस देन YP है तो ये शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल वाइंडिंग है। ये
बेटर ईएमएफ वेव फॉर्म के लिए यूज करते हैं हम शॉर्ट पिच या फ्रैक्शनल वाइंडिंग, और फुल पिच वाइंडिंग यूज करते हैं हम पूरा ईएमएफ पाने के लिए। इसमें हमें ईएमएफ अधिक मिलता है। होता कैसे है? सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल है और ये होगा कॉइल स्पैन YCS। और यदि फुल पिच होता तो कुछ इस तरह से होता। तो फुल पिच के केस में क्या होता? कॉइल YCS बराबर YP होता। तो ये हो गया कॉइल स्पैन की बात। YCS इज इक्वल टू YP यदि फुल पिच है तो। अब हम बात करते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग की। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है? जिसमें देयर इज वन आर्मेचर कंडक्टर पर आर्मेचर स्लॉट होता है। लेकिन एक कॉइल में मिनिमम कितने कंडक्टर होने चाहिए? 2 कंडक्टर होने चाहिए। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल कितना होगा? नंबर ऑफ कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन 2 होगा, यदि सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तब। अब हम बात कर लेते हैं डबल लेयर वाइंडिंग की। डीसी में जनरली डबल लेयर वाइंडिंग होता है या मल्टी लेयर वाइंडिंग होता है। देयर आर 2 आर्मेचर कंडक्टर पर आर्मेचर स्लॉट। तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉइल होगा, नंबर ऑफ कॉइल बराबर नंबर ऑफ स्लॉट होगा। तो अब हम आगे बात करेंगे लैप और वेव वाइंडिंग की। अब लैप वाइंडिंग क्या होता है? When finishing end of one coil is connected to starting end of the next coil such that the two ends, the starting and the starting end of the 2 coils are in the same pole। तब वो वाइंडिंग कैसा होगा? लैप वाइंडिंग होगा। इसको विद द हेल्प ऑफ फिगर वी विल अंडरस्टैंड। ये एक कॉइल है, तो कॉइल का ये फिनिशिंग एंड है। अब
दूसरा कॉइल का स्टार्टिंग एंड इस तरह से कनेक्ट होगा कि दूसरे कॉइल का, दोनों कॉइल का स्टार्टिंग एंड एक ही पोल में होगा। तो जनरली एक कॉइल का जो दो एंड होता है, ये S1 है और ये F1 है, ये दोनों दो अलग अलग पोलैरिटी में होता है। यदि नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में है तो कॉइल का दूसरा साइड साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में रहेगा ही रहेगा इन एवरी कॉइल। तो कनेक्ट अब अगले कॉइल के स्टार्टिंग एंड से ऐसे कनेक्ट करना है कि दोनों कॉइल का S1 और S2 दोनों एक ही पोल के इन्फ्लुएंस में हो, सेम पोल में हो। तो ये वाइंडिंग कैसा हो जाएगा, ये ओवरलैप होते जाएगा। इसका शेप कैसा होगा, ओवरलैपिंग शेप होगा। तो ओवरलैपिंग शेप के चलते ही इस कॉइल का नाम है लैप वाइंडिंग। इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन लैप वाइंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉइल दूसरा कॉइल का स्टार्टिंग एंड और पहले कॉइल का स्टार्टिंग एंड दोनों एक ही पोल के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैप वाइंडिंग। अब हम बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। वेव वाइंडिंग when finishing end of one coil is connected to starting end of the next coil such that the starting end of the next coil, that is S2, is in the influence of नेक्स्ट पोल। सेम पोल में नहीं है, डिफरेंस लाइज ओनली हेयर। स्टार्टिंग एंड मतलब कि एक कॉइल है, दिस इज वन कॉइल। अब एक कॉइल का जो दो एंड है वो अलग अलग, ये नॉर्थ इन्फ्लुएंस में है और ये साउथ के इन्फ्लुएंस में है। क्लियर? तो अब जो दूसरा कॉइल होगा ये है हमारा S1 और ये है F1। तो अब S1 होगा वो पहले के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, अब वो अलग पोल के इन्फ्लुएंस में होगा। ये जो S2 है विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेक्स्ट पोल। तो डिजाइन कैसा बन जाएगा, वेव शेप का बन जाएगा, ओवरलैप अब नहीं होगा, अब डिजाइन वेव शेप का बन जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेव वाइंडिंग। अब हम लैप और वेव वाइंडिंग के डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे बैक पिच क्या है, फ्रंट पिच क्या है, रिजल्टेंट पिच क्या है, कम्यूटेटर पिच क्या है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद दोनों वाइंडिंग में ओवरऑल डिफरेंस की बात करेंगे। अब दोनों कॉइल के हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे बैक पिच। इज द डिस्टेंस measured in terms of armature conductor to which armature advances at the back। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जो
बैक में कनेक्टेड है क्वाइल के दो साइड, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बैक पिच कहते हैं। तो बैक पिच लैप वाइंडिंग के केस में, फ्रंट पिच को भी पहले डिसाइड कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। फ्रंट पिच है YF, सेम इट इज द डिस्टेंस measured in terms of armature conductor at the front of a coil। तो हम बात करते हैं कि YF और YB दोनों ऑड होता है इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग, और YB इज ग्रेटर देन YF, देन वाइंडिंग इज प्रोग्रेसिव। दिस वाइंडिंग इज प्रोग्रेसिव, मतलब ये लैप होते होते आगे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यदि YB छोटा होता YF से तो ये कैसे प्रोग्रेस करता, ये वाइंडिंग ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करता, पीछे के डायरेक्शन में प्रोग्रेस करता, तो वाइंडिंग कैसा होता, रेट्रोग्रेसिव होता। ये हम बात कर रहे हैं लैप वाइंडिंग के केस में। यदि हम बात करें वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग के साथ वैसा कुछ भी नहीं है, इसमें YB इज इक्वल टू YF भी हो सकता है, और जनरली होता ही है। दो YB YF बराबर भी हो सकता है, इसमें कभी YB YF बराबर नहीं होता, और ऑड भी होना जरूरी है लैप वाइंडिंग के केस में। अब हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, विच इज रिजल्टेंट पिच, YR। YR क्या होता है, YR होता है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन कंडक्टर एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कंडक्टर टू विच इट इज कनेक्टेड। यदि हम लैप वाइंडिंग की बात करें तो YB और YF के बीच जो डिफरेंस है वो जनरली 2 का होता है, लेकिन ये सब पैरामीटर डिसाइड करने के बाद हम वाइंडिंग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन the beginning of one coil and the beginning of next coil to which इस केस की हम बात करें तो बिगिनिंग ऑफ दिस क्वाइल एंड बिगिनिंग ऑफ दिस नेक्स्ट क्वाइल, ये जो ये रिजल्टेंट पिच है, ये स्मॉल डिस्टेंस। तो लैप वाइंडिंग के केस में YR कितना हो गया, YB माइनस YF हो गया। रेट्रोग्रेसिव भी है तो डिफरेंस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, जो भी आएगा वो आंसर होगा। रेट्रोग्रेसिव में YF माइनस YB हो जाएगा, ये लैप के केस में। वेव के केस में रिजल्टेंट पिच क्या होगा, बिगिनिंग है, पहले क्वाइल का ये बिगिनिंग है और दूसरे क्वाइल का ये बिगिनिंग है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस को रिजल्टेंट पिच हम बोल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, YB प्लस YF हो जाएगा इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग।
तो ये टर्मिनोलॉजी हमें पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटर पिच की। कम्यूटेटर पिच क्या होता है वो हम देखते हैं। जंक्शन ऑफ टू क्वाइल, जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि पहला क्वाइल और दूसरा क्वाइल ये कनेक्टेड है एक कम्यूटेटर सेगमेंट से, तो हम जंक्शन ऑफ टू क्वाइल स्टार्ट एंड फिनिश ऑफ टू क्वाइल्स is connected to a commutator segment। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कम्यूटेटर सेगमेंट, इसका तो सिंबल है YC, कम्यूटेटर पिच का सिंबल है YC। तो कम्यूटेटर पिच जो होगा, मतलब जो टोटल कम्यूटेटर पिच की हम बात करेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि टोटल क्वाइल हो गया ये बराबर होगा टोटल कम्यूटेटर सेगमेंट के। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कम्यूटेटर पिच है क्या। तो कम्यूटेटर पिच होता है YC is the number of commutator segments spanned by a coil। इस केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, एक क्वाइल कितना स्पैन कर रहा है? ओनली वन। एक क्वाइल कितना स्पैन कर रहा है? वन। यहां कितना स्पैन कर रहा है? एक क्वाइल तो ये है ना, तो ये स्पैन कर रहा है YB प्लस YF, मतलब ये स्पैन कर रहा है YR। इसका ये मतलब हुआ कि कम्यूटेटर पिच इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग इट इज 1। तो ये +1 हो सकता है प्रोग्रेसिव के लिए और -1 हो सकता है रेट्रोग्रेसिव के लिए। दोनों लैप के लिए 1 होगा और वेव के लिए कितना होगा? वेव के लिए होगा YB प्लस YF इज इक्वल टू YR। और हम डिटेल में बात करें वेव का निकालने के लिए, वेव का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है विच विल बी सिंपल। हम यदि डिस्कस करें तो ये सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल होगा? क्योंकि कम्यूटेटर पिच हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। तो YC कितना हो जाएगा वेव के लिए? ये हम बात कर रहे हैं वेव के लिए, वेव बाइंडिंग के लिए। टोटल कम्यूटेटर सेगमेंट आपके पास कितना है? C है। पोल कितना है? P। लेकिन पेयर ऑफ पोल कितना है? लेकिन ये तो हमेशा एक इंटीजर होगा, फ्रैक्शन तो होगा नहीं ना, इसलिए इसको हम +-1 से जोड़ देंगे। तो YC कितना हो जाएगा? 2C +-1 अपॉन P। तो इस तरह से भी हम वेव का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ बैक पिच फ्रंट पिच दिया हुआ नहीं है, खाली कम्यूटेटर सेगमेंट दिया हुआ है और पोल दिया हुआ है, तो वेव के लिए ये हो जाएगा। और लैप के लिए तो सिंपली 1 है, +1 और -1, ये है लैप के लिए। तो अब हम लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। अब हम जल्दी से डिफरेंस बिटवीन
लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग देख लेते हैं। लैप वाइंडिंग में हमने शुरू में ही देखा था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जिसको सिंबलाइज करते हैं ए से, ये होता है नंबर ऑफ पोल के बराबर, जबकि वेव वाइंडिंग में होता है ओनली 2 पैरेलल पाथ होता है। बैक पिच और फ्रंट पिच इसमें ऑलवेज ऑड होता है और इसमें नो सच रिक्वायरमेंट, बराबर भी हो सकता है दोनों। ये दोनों बैक पिच और फ्रंट पिच कभी बराबर नहीं होते, इसमें इक्वल हो सकते हैं। कम्यूटेटर पिच की बात करें तो ये +1 या -1 होता है लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में हमने अभी देखा कि कम्यूटेटर पिच कितना होता है 2C +-1/P होता है। ब्रशेस की बात करें तो नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ या नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ब्रशेस ओनली 2 होता है। कई बार बड़े मशीनों में नंबर ऑफ ब्रशेस ज्यादा होता है इस केस में। इसमें डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ती लैप वाइंडिंग में, लेकिन वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल आर्मेचर के मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए डमी कॉइल प्लेस किया जाता है। लैप वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग लगाए जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट पोल का से जो ईएमएफ जनरेटेड है वो अलग अलग हो सकता है स्लाइट इनइक्वालिटी के चलते। तो उसके चलते जो इंटरनल करंट का फ्लो होता है उसको रोकने के लिए इक्वलाइजर रिंग का जरूरत पड़ता है। तो इक्वलाइजर रिंग होता है ओनली लैप वाइंडिंग में, वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हमारा पूरा टर्मिनोलॉजी हो गया। इसके बेसिस पे हम क्वाइल को भी डिजाइन कर सकते हैं, सिंगल लेयर क्वाइल या डबल लेयर क्वाइल। आसानी से इतनी जानकारी के बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू।